कंपोनेंट जो होता है ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखने का मतलब होता है कि आप चाहे व्यापार में देखिए, चाहे बिजनेस में देखिए, कोई बिजनेस जब बढ़ता है तो एक पीक पर अधिकतम पहुंचने के बाद वो घटने लगता है, यानी उसमें मंदी आना चालू हो जाती है। ठीक है, मंदी आती जाती है, बहुत बुरी कंडीशन से वो उद्योग गुजरने लगता है, कुछ दिन बाद वो सर्वाइवल करता है, उसके बाद फिर से उसमें उत्थान होने लगते हैं, रिकवर करने लगता है। तो इस प्रकार एक इंडस्ट्री जो पहले बूम पे गई, फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर पहुंची, उसी में रिसेशन चालू हो जाता है, उसी में क्या होता है, इकोनॉमी में रिकवरी दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार एक बिजनेस हमारा क्या होता है, कई साइकिल से गुजरता है, और इस साइकिल को हम लोग ट्रेड साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में सारी घटनाओं को हम घटनाक्रम को देख लेते हैं, और ये घटनाक्रम ऐसा नहीं कि एक ही साल में घटित होते हैं। इस घटनाक्रम को कुछ उद्योगों में घटित होने के लिए 1 साल का समय सफिशियंट है, और कुछ उद्योगों में इस घटना को घटित होने के लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल का समय भी सफिशियंट नहीं हो पाता है। तो हर उद्योग में ट्रेड साइकिल होने की घटनाएं, व्यापार चक्र की घटना घटित होने का समय अलग अलग पाए गए हैं। तो उनको आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि एक इंडस्ट्री जिसमें इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट काम करते हैं, और वो जब बूम पे जाता, तो बूम पे जाने के बाद अचानक उसमें डिक्लाइंग स्टेज क्यों दिखाई पड़ने लगता, उसमें उन वस्तुओं की डिमांड क्यों घटने लगती है, और एक पॉइंट पर आने के बाद ये पुनः क्यों रिकवर करने लगता है। तो ये घटनाओं से आज भी हमारा कोई भी बिजनेस या व्यापार अभी तक अछूता नहीं रहा है। मतलब इन घटनाओं को होना यूनिवर्सल ट्रू की तरह सत्य है, और ये घटनाएं लगातार हमारे साथ संपादित होती जा रही हैं। तो इन घटनाओं को जब हम देखते हैं, तो इस घटना को हम लोग व्यापार चक्र की श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रेड साइकिल, जिसको एमबीए यानी मैनेजमेंट भाषा में बिजनेस साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल क्या होता है, इसका अर्थ हम जानेंगे, इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे, इसके स्टेजेस हम देखेंगे, एंड इसके थ्योरीज देखेंगे। और आपको फोकस करना है थ्योरीज पर, कि कौन इकोनॉमिस्ट था, उसने क्या रीजन इसके पीछे बताया, ट्रेड साइकिल होने के क्या कारणों को उन्होंने संबोधित किया, उन कारणों के विषय में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो उसी को हम लोग ट्रेड साइकिल के अंतर्गत देखेंगे। तो व्यापार चक्र का अर्थ क्या होता है, यह देखते हैं। सबसे पहले किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय, एक क्या होता पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है, आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं, उसमें बदलाव हमको दिखाई पड़ता है, उसमें चेंजेस दिखाई पड़ता है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी बिजनेस में वो क्या होती है, हरदम उसी प्रकार नहीं रहती है, यानी सर्वोपरि यानी प्रत्येक समय पर उसी प्रकार नहीं बनी रहती, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हमको जरूर दिखाई पड़ता है। एक बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं, उस बिजनेस में अगर मैं टाइम जोन का मतलब होता है कि मैंने टाइम जोन को नीचे ले लिया, और इस टाइम को नीचे लेने के बाद मैंने एक नेशनल इनकम की लाइन को ड्रा कर दिया, जो एक एवरेज लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेशनल इनकम, या मैं क्योंकि देश का ट्रेड साइकिल के विषय में बात करने जा रहा हूं, तो ये नेशनल इनकम लाइन है, दैट इज Y1 तो हम ये देखते हैं कि उस देश की जो जीडीपी होती है, उस देश में एवरेज जीडीपी की अपेक्षा उस देश की जीडीपी में वृद्धि पहले से कहीं अच्छी दिखाई पड़ती है। तो हम इस स्टेज को क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बहुत पॉजिटिव है, और इसे हम प्रॉस्पेरिटी के नाम देते हैं। ठीक है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था स्पीडली ग्रो कर रही है, और एवरेज हमारे पास जो ग्रोथ रेट है उससे तेजी से, और आफ्टर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, जब एक पूर्ण रोजगार बिंदु में जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट सबसे पीक पर होती है, ठीक है, यानी वहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होता है, तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोल देते हैं,
फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज बोलते हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर इकोनॉमी पहुंच जाती है, उसके बाद इसमें गिरावट जो देखी जाती है। और गिरावट का मतलब होता है कि वो आपकी जो नेशनल इनकम, जो एवरेज नेशनल इनकम है उससे ऊपर तो रहती है, बट गिरावट के लक्षण हमको दिखाई पड़ते हैं और गिरती जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपकी जो एवरेज नेशनल इनकम होती है और जो आपका ट्रेड साइकिल होता है, दोनों पॉइंट बराबर हो जाते हैं। तो ए आपका y1 पॉइंट से स्टार्ट होता है, आप एफ पॉइंट पर पहुंचते हो, और एफ पॉइंट के बाद आप देख सकते हो कि एस पॉइंट पर आ जाते हो, और एस पॉइंट पर जो एवरेज इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम ग्रोथ रेट है और जो आपके ट्रेड साइकिल की ग्रोथ रेट है, दोनों बराबर हो जाती है। बाद में समय के साथ आपने देखा कि जो आपके पास ट्रेड साइकिल है, उस ट्रेड साइकिल में गिरावट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी इकोनॉमी में एवरेज ग्रोथ रेट से भी इकोनॉमी नीचे चली जाती है। ठीक है, इकोनॉमी में सारी इंडस्ट्री बंद होने लगते हैं, और बंद होने का मतलब होता है कि यहां पर बेरोजगारी चरम पर आ जाती, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर पहुंच जाती है। देखो, एक आया था फुल एम्प्लॉयमेंट पीक पर पहुंचा, दैट इज एफ पॉइंट, और यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, मैं इसको यू पॉइंट अगर दे दूं कि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है, आपकी इकोनॉमी इतनी मंदी का शिकार हो जाती है। लेकिन ये स्टेज सदैव बनी नहीं रहती, अर्थव्यवस्था फिर से अपने आप को रिकवर करती है, और रिकवर करने के बाद फिर से ऊपर को बढ़ती है। इसको हम पुनरुत्थान कहते हैं। दिस इज द स्टेज इज कॉल्ड रिकवरी स्टेज। इसे हम पुनरुत्थान की अवस्था कहते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास साइकिल है जो y1 पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो t पॉइंट पर आ जाता। अगर मैं इसको रोटेट करके इसी में जोड़ूं तो एक साइकिल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को कहते हैं ट्रेड साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करता है, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पर अंत में आ जाता है, सारी इकोनॉमिक घटनाक्रम को संपादित करते हुए। और ये हर इंडस्ट्री में देखा गया, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री ले लो, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लो, चाहे आपका क्लॉथ इंडस्ट्री ले लो, चाहे आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंडस्ट्री ले लो, चाहे वो कार इंडस्ट्री ले लो, एवरी स्टेज इससे सफर करता है और एक प्रकार का साइकिल जनरेट करता है। बट इट विल बी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ साइकिल, कि साइकिल का साइज क्या होगा। यह घटनाक्रम अगर एक साल में होता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा साइकिल का साइज है दैट इज क्या होता है, छोटा है, स्मॉल है। लेकिन यही घटनाक्रम अगर 40 इयर्स में होता है, हमारे 10 साल में इकोनॉमी बूम पे गई, 10 साल में क्या होता है डिक्लाइन की, 5 साल में ये रिकवर कर रही है या और ज्यादा बैड स्टेज पे जा रही है। ये जरूरी नहीं है था कि जो ट्रेड साइकिल था आपका, उसको जितने टाइम चढ़ने में लगे, जितने टाइम बूम पे जाने में लगे, जैसे जितना टाइम अप ग्रोइंग में लगा, उतना ही टाइम डिक्लाइन करने में लगे। इट इज नॉट कंपल्सरी स्टेज। कभी कभी इकोनॉमी में ऐसा देखा गया कि कुछ इंडस्ट्रीज थी जिसको ग्रोथ होने में 50 साल का टाइम लगा, बट डिक्लाइन होने में 10 साल का टाइम लग गया। तो ऐसे साइकिल भी हमको दिखाई पड़े, अडानी जी जैसे हैं। हाँ? तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रम को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफिकल इंटरप्रेटेट करें, तो वो हमें एक ट्रेड साइकिल के रूप में आएंगे। बट द साइज ऑफ ट्रेड साइकिल हरदम सिमिलर रहे ये आवश्यक नहीं। ठीक है, रिकवरी का टाइम कि आपका पिछला 10 साल में आपने क्या किया, बूम स्टेज पे गए हैं और 5 साल में रिकवर हो गए, तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी 5 साल में हो सकता, 2 साल में हो जाए, हो सकता है 50 साल बाद आप हो। तो जो साइज ऑफ द ट्रेड साइकिल है वो चेंज हुआ, और इसमें यह हुआ कि जो हमारे पास ट्रेड साइकिल थे, ट्रेड साइकिल उसमें कभी कभी लहर छोटी, बूम वाली छोटी थी, डाउन वाली बड़ी थी, बूम वाली छोटी, डाउन और ये वाली बड़ी थी। ऐसा नहीं कि बूम कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज में ये वाली बड़ी। तो देखिए, जो आपके बूम का स्टेज था ये अर्थव्यवस्था में कम था, जबकि आपके पास मंदी का साइकिल ज्यादा था। तो इसमें लेकिन एक इसमें सर्टेनिटी मिली, जो लेंथ थी, वेवलेंथ थी, जो लहरों जैसा स्पंदन था, वो कंपलसरी था। ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट लगा दे आपको इस पॉइंट से वो ऊपर की ओर चला जाए।
कोई इकोनॉमिस्ट इसको रोक ही नहीं सक रहा था। दुनिया में इतने रिसर्च कंडक्ट हुए, लेकिन आज भी ये साइकिल इसी तरह ट्रू है। मैं यहां तक बोलता हूं कि आपके लाइफ में भी ऐसे साइकिल उत्पन्न होते हैं। आपका एक पीक टाइम चलेगा जब आप एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत ज्यादा क्वालिफाई करोगे। एक टाइम आपका चलेगा जब, जिसको आप बैड टाइम कहते हो, फिर आप अपने आप को रिकवर करते हो। सेम आपके लाइफ में चलता है। तो वही इकोनॉमिक जो एक निश्चित समय के बाद ये घटनाक्रम हमारे साथ घटित होता है, उन घटनाक्रमों को एक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद मुझे एक साइकिल जनरेट हुआ, और इस आर्थिक जो घटनाएं थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो इकोनॉमिक घटनाक्रम था, उनको जब मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो हमें इन बदलाव को हम लोगों ने ट्रेड साइकिल का नाम दे दिया, व्यापार चक्र का नाम दिया। ठीक है, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उतार चढ़ाव को सामान्यतः व्यापार चक्र की संज्ञा दी गई। तो यानी दुनिया में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनका ट्रेड साइकिल होना कंपलसरी है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इवन चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो। तो सभी बिजनेस में हमको उतार चढ़ाव देखा जाता है, इवन कंट्री की ग्रोथ में भी हमको उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो यहां पर हमको ट्रेड साइकिल दिखाई पड़ता है। व्यापारिक चक्र जो हमारे पास ट्रेड साइकिल है, चढ़ाव के दौरान ऊंची राष्ट्रीय आय हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, जब हम ट्रेड साइकिल में, आपने देखा होगा ट्रेड साइकिल के अगर हम ऊपर वाले पॉइंट पे जाते हैं तो हमको वहां पर लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं, हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो तेजी से ग्रो करती है, हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन यानी कम हम लेबर लगाते हैं, तेजी से आउटपुट हमारा बढ़ता है, हमको इंप्लॉयबिलिटी ज्यादा मिलती है, और ऊंची कीमतें भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगर कीमतें ऊंची नहीं पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सर कि हम बूम स्टेज पे काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग समृद्धि काल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी एज कहा जाता है। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि काल है। समृद्धि काल वो काल होता है जब अर्थव्यवस्था की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो करे, एवरेज स्पीड से तेज ग्रो करे, आपकी नेशनल इनकम उससे तेज से ग्रो करे। ठीक है, इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता जाए, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो का जो इंपैक्ट है वो पड़े। ठीक है, यानी कम पूंजी के बाद ज्यादा आउटपुट हमको दिखाई पड़े। ठीक है, अधिक इंप्लॉयबिलिटी हो तो, और प्राइस राइज हमको हो, तो इस प्रकार के स्टेज को हम लोगों ने समृद्धि काल के नाम से जाना। इसके विपरीत जब व्यापार चक्र में ट्रेड साइकिल के उतार चढ़ाव के दौरान कम राष्ट्रीय आय हमको दिखाई पड़ती है, यानी एवरेज हमको अनुमान रहता है कि हमारे देश की ग्रोथ रेट ये होनी चाहिए, बट उससे हम नीचे आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कम उत्पादन हमको दिखाई पड़े, कम रोजगार हमको दिखाई पड़े, और लो प्राइस लेवल दिखाई पड़ता है, तो इसे हम लोग मंदी काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी मंदी काल के नाम से ये जाना जाता है। तो एक पॉइंट हमको ये देख लीजिएगा, तो एक पॉइंट हमारे पास क्या डिसाइड हो जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में हमको एवरेज स्पीड से परिवर्तन ज्यादा दिखाई पड़ता है, जैसे हमने बोला कि मैंने नीचे टाइम को रखा, टाइम फ्रेम को रखा, और ऊपर मैंने नेशनल इनकम को रखा। ठीक है, नेशनल इनकम को मैंने रखा, और ये एवरेज नेशनल इनकम ग्रोथ लाइन है जो एवरेज को दिखाता है। ठीक है, Y1 से Y2 मैंने रखा। अब देखिए, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो यहां पर T0 टाइम पर आपकी नेशनल इनकम यहां पर है, और आपकी इकोनॉमी में T1 टाइम पर आपकी एवरेज इकोनॉमी की स्पीड ये होनी चाहिए थी, बट आपकी इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, इकोनॉमी में अदर चीजों को आप ज्यादा देख सकते हो। तो यहां पर आप फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर पहुंच गए आप T1 टाइम पर, लेकिन वहीं T2 टाइम पर आप देख सकते हो, T2 टाइम पर आप देख सकते हो, क्या T2 टाइम पर देख सकते हो कि इकोनॉमी डिक्लाइन कर करके आ जाती है, यानी आपकी जो इकोनॉमी में ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन कर रही है, बट एवरेज ग्रोथ रेट से ये ज्यादा है।
ठीक है, एवरेज ग्रोथ रेट से ये ज्यादा है। तो लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, डिप्रेशन, हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, रिसेशन हो रहे हैं। ठीक है, रिसेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी डिक्लाइन तो कर रही है बट एवरेज स्पीड से अभी भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये पहला आपके पास स्टेज हुआ प्रॉस्पेरिटी का, दूसरा स्टेज आपका पास क्या हुआ, रिसेशन का, तीसरा स्टेज आपका क्या हो जाता है, जब एवरेज स्पीड से भी इकोनॉमी कम हो जाती है तो उसको हम डिप्रेशन की स्टेज कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में किसी उत्पादक की वस्तु का मूल्य 10 रुपए कम से कम होना चाहिए था लेकिन वो वस्तु 7 रुपए हो जाए, उत्पादक के जेब से जाने लगे, तो अर्थव्यवस्था में हमको डिप्रेशन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और जो लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं वो भी बेरोजगार होना प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में हमको बेरोजगारी दिखाई पड़ती है, यानी अर्थव्यवस्था जो एवरेज स्पीड में है उस एवरेज स्पीड के नीचे आ जाती है तो हम डिप्रेशन की कंडीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, और फिर एक ऐसा मिनिमम पॉइंट आता है जिसके नीचे इकोनॉमी नहीं जाती और उसके बाद इकोनॉमी में हमको पुनः ग्रोथ दिखाई पड़ती है, तो इस स्टेज को हम लोग रिकवरी स्टेज की संज्ञा देते हैं और ये आपका T3 टाइम के बाद स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक जब हमारी इकोनॉमी में दिखाई पड़ते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, देखते हैं और उनके लक्षण को समझते हैं और व्हाट इज द कॉजेज एंड रीजन बिहाइंड इट, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ये आखिर क्या कारण है कि जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, जब हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है तो आखिर इसके पीछे के कारक कौन काम कर रहे हैं और इकोनॉमी में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही। अगर इकोनॉमी एक डिप्रेशन की कंडीशन में आती है तो एक देश के लिए बहुत बैड है, लेकिन इकोनॉमिस्ट उसको नहीं रोक पा रहे हैं, ये एक प्रश्न बन जा रहा है। इतने से देश, मतलब इतने साल के रिसर्च के बाद भी हम लोग आज भी डिप्रेशन की स्थिति पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, इन चारों स्टेज के कारकों को हम जानेंगे। सारे अर्थशास्त्री आए, आपके हॉट्रे आए, आपके हेयक आए, आपके हिक्स आए, आपके सुम्पीटर आए, आपके कीन्स आए, ये सारे इकोनॉमिस्टों ने अलग अलग रीजन बताए। कोई कहता मुद्रा कारण है, कोई कहता इन्वेस्टमेंट कारण है, कोई कहता इनोवेशन कारण है, कोई कहता गुणोत्तरक कारण है। सारे इकोनॉमिस्टों के अपने अपने लॉजिक हैं। जब आपके कारण सही है तो हमने जब उन कारणों का निवारण किया तो ट्रेड साइकिल रुक जाना चाहिए था ना। जितने इकोनॉमिस्ट ने कारण बताए उनका निवारण किया गया, लेकिन हमारा ट्रेड साइकिल की घटनाएं आज भी नहीं रुकी है। तो मतलब कि इनके द्वारा जो वेरिएबल डिफाइन किए जा रहे थे वो वेरिएबल प्रॉपर नहीं डिफाइन किए जा रहे हैं या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बनी हुई है। उन प्रश्नों को हमको इस टॉपिक के अंतर्गत खोजना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट इज द इफेक्ट। जब इकोनॉमी रिसेशन में होते हैं तो क्या इकोनॉमी में इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, उन कारकों की हमको खोज करनी है। चलो, तो सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इजी वे में मैं अगर बात करना चाहूं तो किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के बाद मंदी और तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तन को व्यापार चक्र कहते हैं। ठीक है, मंदी और तेजी। अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना, एक बार पूछा गया था नेट जेआरएफ में, देखना कहां से प्रश्न बनते हैं, ये जरूर देख लेना। नेट जेआरएफ में पूछा गया था कि एक ट्रेड साइकिल के स्टार्ट होने का पॉइंट क्या होता है। तो आपको मैं आंसर दे दूं कि एक ट्रेड साइकिल के स्टार्ट होने का पॉइंट कौन सा होता है, तो सबसे पहले उसका डिप्रेशन चालू होता है, फिर रिकवरी स्टार्ट होती है और फिर वो प्रॉस्पेरिटी पे जाता है और फिर रिसेशन आता है। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड द ट्रेड साइकिल इन द 4 पार्ट। तो ये आपका पहला है डिप्रेशन का स्टेज, ठीक है, ये आपका पार्ट है रिकवरी का स्टेज, और ये पार्ट है आपका प्रॉस्पेरिटी का स्टेज, और ये आपका है रिसेशन का स्टेज। नेट जेआरएफ का एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि विच स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज इन द ट्रेड साइकिल, और मैं बताऊं 98% लगाया, 99% स्टूडेंट ने
प्रॉस्पेरिटी वाले स्टेज को पहले स्टेज बोला था, क्योंकि जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे उसमें ट्रेड साइकिल जो बनाया गया है वो कुछ ऐसा बनाया गया है। तो लो 4 भाग में हमने डिवाइड किया, तो पहला क्या मिला, आपकी गलती नहीं है, बुक्स में ऐसा है कि प्रॉस्पेरिटी स्टेज को उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया है, जबकि जब इनकी ओरिजिनल थ्योरम पे आप जाइएगा तो रिसेशन यानी डिप्रेशन स्टेज से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। डिफिनीशन भी आप ऊपर देख सकते हो। डिफिनेशन सब कहता है कि एक निश्चित समय के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तन को हम लोग ट्रेड साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेड साइकिल क्या होता है, इन द सिंपल वर्ड द चेंज इन द फॉर्म ऑफ रिसेशन एंड बूम आफ्टर द अ सर्टेन टाइम इन अ इकोनॉमी इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ठीक है, यदि रिसेशन या डिप्रेशन हमारे पास आता है तो डिप्रेशन से रिसेशन और रिसेशन और रिकवरी से आपके पास क्या होता है, बूम यानी प्रॉस्पेरिटी एंड रिसेशन पे हम आते हैं। तो इस तरह की स्टेजेस को हम लोग ट्रेड साइकिल की संज्ञा देते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बुक्स में करेक्शन आप देख लीजिएगा। एक बार ये क्वेश्चन बहुत विवादास्पद रहा यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना वेरी इंपॉर्टेंट समझा। नाउ द नेक्स्ट, अब आ जाती है व्हाट इज द डिफिनेशन, कहते हैं मीनिंग्स एंड डिफिनेशन ऑफ द ट्रेड साइकिल। तो देखिए, व्यापार चक्र से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का विस्तार, सुस्ती, मंदी और पुनरुत्थान की अवस्थाओं से है। यानी इन चारों स्टेज के विषय में आपको जानकारी जहां पर मिल जाए उस साइकिल को हम लोग ट्रेड साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यानी ट्रेड साइकिल के अंतर्गत हमको इन 4 पॉइंट पर डिस्कशन करना होगा और इन 4 पॉइंट के मूलभूत कारकों पे कि ये घटना क्यों हैपेंड होती है। ठीक है, एक इकोनॉमी के लिए आपके पास पुनरुत्थान दैट इज वेरी गुड स्टेज, बट ये 3 स्टेज क्यों घटित होती हैं? अगर इन घटनाओं के कारकों को हम जान ले तो निश्चित रूप से इसका हम समाधान ढूंढ ले। लेकिन शायद इतनी डिफिनीशन इकोनॉमिक्स में आई, लेकिन आज तक हम उचित कारक को यानी जो एप्रोप्रिएट फैक्टर है उस फैक्टर को नहीं सर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, यह जिम्मेदारी आपकी है और हमारी है कि उन कारकों को, इतने थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे थ्योरम, सारे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, देयर आर द मेनी थ्योरम, 20 या 25 थ्योरम्स हैं आपके कोर्स में, ओनली 5 या 4 रखी गई हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में 4 या 5 हैं, बाकी मतलब 20-25 थ्योरम है। 20-25 तो नहीं है, आपकी जिम्मेदारी, आप पढ़िएगा। बट इन 20-25 थ्योरम के बाद भी आपको लगेगा कि आखिर हम मूलभूत समस्या पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है, एनातोल मुराद के अनुसार तेजी और मंदी के बार बार उत्पन्न होने की अवस्था को हम लोग व्यापार चक्र की सबसे सरल परिभाषा में शामिल कर सकते हैं कि यानी जो सबसे इजी डिफिनेशन है कि व्हाट इज द ट्रेड साइकिल, रिसेशन, डिप्रेशन, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन, दिस इज द कॉल्ड ट्रेड साइकिल। कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र अच्छी व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में वृद्धि तथा बेरोजगारी में प्रतिशत गिरावट होती है और खराब व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में गिरावट होती है। देखो, कीन्स ने साफ साफ प्राइस को फोकस किया है कि जब हमारी इकोनॉमी क्या करती, अच्छी हम लोग स्टेज पे चलते हैं तो हमारे इकोनॉमी में प्राइस राइज करता है और जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टर क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की क्रिया एक्टिवेट होती है या संपादित होती है। बट बैड स्टेज पे यानी जो हमारे पास इकोनॉमी होती है वहां पर वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं और जिससे अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जनरेट होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करता है। जब इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप आपका मल्टीप्लायर उल्टा काम करेगा और जब मल्टीप्लायर उल्टा काम करेगा तो निश्चित रूप से क्या प्रॉब्लम आएगी, मल्टीप्लायर उल्टा काम करने के परिणाम स्वरूप अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ेगा। तो कीन्स ने फोकस किया है प्राइस को लेकर के, उन्होंने अपने कैरेक्टरिस्टिक की बात किया है कि इकोनॉमी में जब प्रॉस्पेरिटी होती है तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज इंक्रीज या राइजेस वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बट जब रिसेशन स्टार्ट होता है, जब डिप्रेशन स्टार्ट होता है तो द प्राइस ऑफ कमोडिटी
कॉन्टिन्यू डिक्लाइन, और वो डिक्लाइन इतना ज्यादा करते जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस से भी नीचे चले जाते हैं। और जब किसी प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट का प्राइस है कॉस्ट प्राइस से नीचे जाएगा तो निश्चित रूप से उसके लिए एक प्रॉब्लम जनरेट होगी। ठीक है, तो उसके में के परिणाम स्वरूप आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ेगा, और उस अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में कीन्स बात करते हैं, और इसी का योग को उन्होंने ट्रेड साइकिल की संज्ञा दिया है। अवस्थाएं, ठीक है, जो व्यापार चक्र की मैंने आपको प्रॉपर अवस्थाएं बताई, लेकिन क्योंकि बुक्स में आपका प्रॉस्पेरिटी से स्टार्ट होता है तो मैं डिफाइन आपको प्रॉस्पेरिटी से करूंगा, सारे कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन कहां से होता है, वास्तव में एक्चुअल में घटना कहां से घटित होती है, तो आप डिप्रेशन से स्टार्ट करना, ये पॉइंट आपको याद करके चलना होगा। तो चलिए हम तेजी से स्टार्ट करते हैं। तेजी और मंदी का चक्र बराबर चलता रहता है, मूल्य बढ़ते हैं या गिरते हैं, इस प्रकार रोजगार बढ़ता है और रोजगार घटता है। देखो, प्राइस से इंटरलिंक है आपका इंप्लॉयमेंट, प्राइस से इंटरलिंक है। प्राइस पहली घटनाक्रम का पहला पॉइंट है कि जब इकोनॉमी में प्राइस राइज होता है सॉरी, जब इकोनॉमी में प्राइस राइज होता है तो प्राइस राइज होने के परिणाम स्वरूप प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलता है, और उस प्रॉफिट के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ता है हमको, अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ते हैं, और निवेश मल्टीप्लायर के कारण इकोनॉमी में नेशनल इनकम को कई गुना जनरेट कर देते हैं, और वो नेशनल इनकम जितने गुना जनरेट होती है वो डिमांड को जनरेट करता है, और इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड तेजी से बढ़ता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र की अवस्थाएं आती हैं, दोनों तेजी चाहे मंदी प्रॉपरली काम करती हैं और तेजी से काम करती हैं। किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए व्यापार चक्र को विभिन्न अवस्थाओं को प्रारंभिक बिंदु निश्चित करना अनिवार्य है, और सबसे अच्छा बिंदु वो माना गया है जहां मूल्यों का उतार अधिकतम होता है। तो व्यापार चक्र की अवस्थाओं के विषय में बात करते हैं, तो तेजी और मंदी का चक्र चलता रहता है, और अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये व्यापार चक्र हमारा प्रॉपरली ऑपरेट होता जाता है। तो जब मूल्यों के न्यूनतम बिंदु पर पहुंचते हैं तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, और जहां पर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं इसे हम लोग डिप्रेशन या मंदी की अवस्था कहते हैं। तो मंदी की अवस्था क्या है, देखो एक बार मैं फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये आपके पास आधार अक्ष है, और इस आधार अक्ष पर मैंने टाइम जोन को लिया है, समय को लिया है, और ऊपर मैंने नेशनल इनकम को लिया, दैट इज इन द वाई एक्सिस। और इस वाई एक्सिस पर अगर मैंने एवरेज, ठीक है, ग्रोथ लाइन को मैंने y1 y2 के रूप में दर्शाया, एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, तो इकोनॉमी अगर y1 पॉइंट से स्टार्ट होती है तो इकोनॉमी में नीचे की ओर हम चलते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में जो सामान्य मूल्य स्तर होता है ये आपका पास एवरेज ग्रोथ लाइन के बराबर होना चाहिए था। तो जब वस्तुओं का मूल्य एवरेज ग्रोथ लाइन से कम हो जाता है, यानी वस्तु का जो प्राइस है वो उसकी कॉस्ट से कम हो जाता है, यानी उस वस्तु की लागत 10 रुपए है और प्राइस मात्र 7 रुपए है, तो निश्चित रूप से जब किसी उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तु का लागत 10 रुपए है और उसका बाजार मूल्य 7 रुपए है, तो उसको लॉस में कन्वर्ट कर देता है, और जब लॉस में कन्वर्ट कर देता है तो उससे वो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करता है, और जब इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करता है तो मल्टीप्लायर उल्टा काम करता है और नेशनल इनकम को कई गुना घटा देता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार जब हम इस टाइम पे चलते जाते हैं तो जहां पर इसका मिनिमम पॉइंट होगा उस पॉइंट पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा, यानी यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा आपका रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा राइज करता है, ठीक है, 7 रुपए मिनिमम प्राइस आ गया, अब प्राइस 8 हो जाता, थोड़ा सा प्रोड्यूसर को राहत मिलती है। राहत मिलने का मतलब होता है चलो लॉस अभी तक 3 रुपए का हो रहा था, अब 2 ही रुपए का लॉस होता, तो उसको कुछ उम्मीदें इकोनॉमी से जनरेट होती हैं कि चलिए लॉस हमारा कम हुआ है, कल को ये लॉस डिक्लाइन करके हमारे क्या होता है, हो सकता है लॉस को फुलफिल कर दे और हम सामान्य स्थिति में आ जाए, तो वो अपने व्यापार को या बिजनेस को नहीं छोड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में ये जो 1 रुपए का लॉस कम हुआ है, अब वो इन्वेस्टमेंट का जो डिक्लाइन करने का रेट है वो भी कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब लोग रोजगार में बने रहते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है और अंत में
सामान्य पॉइंट पर आ जाता है, यानी एवरेज ग्रोथ रेट पॉइंट पर आ जाता है, जहां पर इकोनॉमी की रियल ग्रोथ रेट एंड जो आपके पास वारंटेड ग्रोथ रेट है दोनों बराबर हो जाती हैं। यानी यहां पर एक प्रोड्यूसर को जो प्रॉफिट होता है वो जीरो प्रॉफिट है, बट ये लगता है कि चलिए जितने का प्रोडक्ट है 10 रुपये का प्रोडक्ट है, 10 रुपये का बिक रहा है, हम अपनी इंडस्ट्री को क्यों बंद करें। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का सामान्य लक्षण हमको दिखाई पड़ते हैं, और सामान्य लक्षण का मतलब होता है कि इकोनॉमी आकर के स्टेबलिश हो जाती है। तो एक स्टेबल इकोनॉमी हमको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी में मार्केट मैकेनिज्म ऐसा काम करता है कि मार्केट मैकेनिज्म अचानक आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है इसके आगे। यानी आपका प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है 10 रुपए, अब इसका प्राइस क्या हो जाता है, 12 रुपए हो जाता है। जब इसका प्राइस 12 रुपए हो जाता है तो अब प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो निश्चित रूप से मल्टीप्लायर अब यहां पर पॉजिटिव काम करने लगता है। मैं याद रखना, मल्टीप्लायर का दो रोल बता रहा हूं। एक मल्टीप्लायर अगर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगा तो निगेटिव रोल उसका रहेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से मल्टीप्लायर पॉजिटिव रोल अदा करेगा, और अर्थव्यवस्था में ये जो पॉजिटिव मल्टीप्लायर है नेशनल इनकम को कई टाइम्स बढ़ा देगा, और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। और इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ने का मतलब होता है कि हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि हम फुल इंप्लॉयमेंट स्टेज पे नहीं पहुंचते। ऐसा नहीं है, उसके पहले भी लौट सकता है। जो आपका ये साइकिल है, ट्रेड साइकिल है, ये ट्रेड साइकिल आवश्यक नहीं कि फुल इंप्लॉयमेंट पे पहुंचे, उसके पहले भी ये बेंड हो सकता है, और अर्थव्यवस्था में ऐसी इकोनॉमिक पावर जनरेट हो जाती है जो इसको पूरा पुनः पीछे की ओर मोड़ देता है। पीछे की ओर मोड़ने का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य पहले से कम होने लगता है। तो जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होने लगता है तो प्रोड्यूसर थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। तो जब प्रोड्यूसर निराश हो गए तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में निवेश कम होगा, लेकिन पूर्व की अपेक्षा जो एवरेज स्पीड ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा रहेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, रिसेशन की स्टेज कहते हैं, कि अर्थव्यवस्था में निवेश की दर, जो औसत निवेश की दर है, उस निवेश की दर से हम ऊपर निवेश की दर पर हैं, बट डिक्लाइन होने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या कहते हैं, इसे रिसेशन कहते हैं। और इन अवस्थाओं को हम जब 4 स्टेज में क्लासिफाई करते हैं तो इसी को प्रॉस्पेरिटी, आपके पास रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक घटना घटित होती है, और उस घटना को हम लोग ट्रेड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको समझ में चारों चीजें आ गई। चलिए अब देखते हैं क्या है। तो पहला आपका आता है रिकवरी, जो मैंने बोला ना कि जो इकोनॉमिक्स का मूलभूत है कि अर्थव्यवस्था में हम रिकवरी पे आते हैं। ठीक है, सबसे लोअर पॉइंट पे बात करते हैं, और लोअर पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे लोअर पॉइंट है इस स्टेज पर, और यहां से इकोनॉमी मान लीजिए स्टार्ट होती है। तो दिस इज द रिकवरी स्टेज। यहां पर अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, नेट जेआरएफ पे पूछा जा सकता है कि व्यापार चक्र के किस पॉइंट पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो आप बोल देना इन द स्टेज ऑफ रिकवरी। ठीक है, स्टेज जहां से रिकवरी पॉइंट स्टेज स्टार्ट होता उस पॉइंट पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा होगा, एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी सबसे कम इसी पॉइंट पर होगा। यानी जहां पर डिप्रेशन का लास्ट पॉइंट होगा एंड रिकवरी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दिस इज दैट पॉइंट, यही वो बिंदु होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज मैंने आपको क्या बताया, रिकवरी पॉइंट होता है। यहां पर वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है बट लागत से कम रहता है। मूल्य बढ़ता तो है बट कॉस्ट प्राइस से अभी भी कम रहता है। ठीक है, वस्तु की लागत 10 रुपए है, मूल्य मेरा मिनिमम 5 रुपए चला गया है, लेकिन अब बढ़कर के 6 हो गया, अब बढ़कर के 7, बट अभी भी मेरे कॉस्ट प्राइस पर नहीं आया है। कॉस्ट प्राइस पर नहीं आया है। प्रोड्यूसर इंतजार में रहता कि कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारी ये कॉस्ट पॉइंट को कवर कर लेंगे। फिर दूसरा हमारा पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार बिंदु पर आ जाती है, यानी अर्थव्यवस्था में जितने लोग होते हैं सबको जॉब मिल जाती है,
सबको जॉब का मतलब होता है ऐच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो जाती। देखो अनैच्छिक बेरोजगारी किसी भी देश में नहीं समाप्त की जा सकती। भाई मैं काम नहीं करना चाहता हूं, अब चाहे जितना मुझे अच्छा प्राइस दो, वेतन दो, मैं नहीं काम करना चाहता हूं। तो याद रखना फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपकी ऐच्छिक जो आपकी अनैच्छिक बेरोजगारी है वो समाप्त हो गई है। ऐच्छिक बेरोजगारी तो फिर भी बनी रहेगी ना। जो व्यक्ति नहीं काम करना चाहता आप उसको चाहे जितना प्राइस दीजिए वो कहेगा मैं नहीं काम करना चाहता हूं। तो दिस इज द कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर हम लोग आ जाते हैं और काम करते हैं। अगला जो पॉइंट आपका होता है बूम। ठीक है, तो ये देखो एक सामान्य रोजगार स्तर है और इस स्टेज से ये स्टेज जो आपकी कहलाती जो एवरेज प्राइस स्पीड है, इससे ये जो स्टेज काम करती है इसे हम लोग बूम की स्टेज में कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में जो प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट रेट है वो एवरेज स्पीड से ज्यादा तेजी से चले एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी हरदम कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाता है, तो उस स्टेज को हम लोग बूम स्टेज में यहां पर मेजरमेंट करने लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट है अवरोध। अवरोध का मतलब होता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट के बाद हम नीचे की ओर आने लगते हैं लेकिन सामान्य मूल्य स्तर से अभी भी हम ऊपर रहते हैं, तो इस अवस्था को हम लोग रिसेशन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी एवरेज प्राइस लेवल डिक्लाइन कर रहा बट जो एक्चुअल में अर्थव्यवस्था में एक्चुअल डिक्लाइन तो कर रहा बट एवरेज से वो अभी भी ऊपर है, तो हम इसको कहते हैं मंदी के लक्षण। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में न्यूज आ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के लक्षण हमको दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो मंदी के लक्षण हमको यहां पर दिखाई पड़ने लगते हैं और उन लक्षणों को हम यहां पर समझने लगते हैं और जानने लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट है आपका, तो ये हमारे पास चार हमने स्टेज आपके साथ डिफाइन किए। ठीक है, तो चारों स्टेज को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये आपका डिप्रेशन का है जिसे मैं डी बोलता हूं, ये आपका रिकवरी स्टेज है। ठीक है, ये आपका बूम जिसको प्रॉस्पेरिटी स्टेज है और ये आपका रिसेशन। इस प्रकार डी आर पी आर ये चार स्टेज पाए जाते हैं जो एक ट्रेड साइकिल के लक्षण के अंतर्गत होते हैं। तो ये आज था मेरी साइड से। अब आप प्रश्न पूछ सकते हो कि ये, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है और हम लोग डेली डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से कोई एक समाधान पे पहुंचेंगे, सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। अब आपके कहां जहां पे कंफ्यूजन हो रहा जरूर मुझसे प्रश्न पूछो।